नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जीएस पेपर 2 जो है यूपी पीसीएस में 2023 में जो प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से संबंधित उसका अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? बताइए। वाई द प्रियम्बल इज कॉल्ड द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दर्शन क्या होता है? एक प्रकार से हम ऊपरी तौर पर देखें तो जो संविधान की सिद्धांत बताता है कि संविधान में कौन सी मूलभूत बातें हैं जिससे एक राष्ट्र का निर्माण होता है, हमारे राष्ट्र का चरित्र क्या है, ये होता है दर्शन। कि हमारे राष्ट्र का चरित्र क्या है, सिद्धांत क्या है, किन आदर्शों को हम अच्छा मानते हैं, किन को हम अचीव करने का प्रयास करते हैं, कैसा हम देश बनाना चाहते हैं, वो हमारे प्रस्तावना की दर्शन है। जैसे हम देखें दार्शनिक पक्ष क्या है, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। अगर हम पढ़ते हैं जब प्रस्तावना को, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। और उन सब में व्यक्ति की हम कह लें कि न्याय दिया गया, सामाजिक और आर्थिक न्याय। तो जो न्याय है ये भी तो दार्शनिक पक्ष है। जो समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये भी दार्शनिक पक्ष है। इसके अलावा जो स्वतंत्रता है, धर्म, अभिव्यक्ति, अपने विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, इन सब की जो स्वतंत्रता दी गई है, तो स्वतंत्रता भी हमारा दार्शनिक पक्ष है। तो समानता मतलब समता, स्वतंत्रता, न्याय, फिर संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, फिर हम कह लें कि अखंडता, ये भी दर्शन है। अखंडता में क्षेत्रीय अखंडता एक बात होती है कि सारे जो राज्य हैं वो एक हैं, मिलकर के एक देश का निर्माण करते हैं, वो अलग नहीं हो सकते हैं, सब एक हैं। वो क्षेत्रीय अखंडता की भी बात है, वो भाईचारे की बात है, बंधुता शब्द का यूज़ भी किया गया है। तो ये सब हमारे दार्शनिक पक्ष हैं। एक गणतंत्र भी एक पक्ष है, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभुता, ये सब हमारे दार्शनिक पक्ष हैं प्रस्तावना के। प्रस्तावना से तात्पर्य है कि भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में उस मौलिक दर्शन और मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं तथा जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। यह संविधान को दिशा और उद्देश्य देता है। प्रस्तावना में शामिल कुछ शब्द संविधान के दार्शनिक पक्ष को समेटे हुए हैं। गणतंत्र शब्द भारत की प्रकृति के बारे में बताता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता शब्द भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के बारे में बतलाते हैं। तो भारत की प्रकृति कैसी है? गणतंत्रात्मक प्रकृति है। अब इन सब की डेफिनेशन भी दे दिया। संप्रभुता मीन्स क्या होता है? भारत एक संप्रभु देश है, वह अपने बाह्य और आंतरिक दोनों मामलों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी अर्थात यहाँ उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अधिकार है। भारतीय समाजवाद का चरित्र गांधीवादी समाजवाद है। पंथ निरपेक्ष, भारत में सभी धर्म समान हैं और सभी को सरकार से समान समर्थन प्राप्त है। लोकतांत्रिक, प्रस्तावना भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की मौजूदगी को दर्शाती है। गणतंत्र, भारत का प्रमुख यानी राष्ट्रपति चुनाव के बाद सत्ता में आता है, न कि उत्तराधिकारी के माध्यम से। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। प्रस्तावना नागरिकों को आपसी भाईचारे व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है। प्रस्तावना में प्रतिबंधकारी शक्तियां भले ही ना हो, परंतु यह हमारे संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो 5 मिनट में एक क्वेश्चन पढ़ लिया, वाह। अगला प्रश्न, 42वें संशोधन को भारतीय संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है? 42वें संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। देखा आगे लिखा भैया, वाई द 42nd अमेंडमेंट इज कॉल्ड ए रिवीजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
42वें संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें भारी संख्या में संशोधन किए गए। इसने भारतीय संविधान की मूल संरचना को बदलने का प्रयास किया। इसे 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लागू किया गया था तथा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को प्रभावी बनाया गया था। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किए गए संशोधन क्या हैं? प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए। 3 नए निदेशक सिद्धांत आए। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। इसको ध्यान रहे अच्छे से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन से। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। और 3 नए निदेशक सिद्धांत भी आए, ये भी ध्यान रहे। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता जो है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और तीसरा का था पर्यावरण, वन और वन्य जीवन की सुरक्षा। तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी, पर्यावरण, वन और वन्य जीवन की सुरक्षा, ये शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। नए भाग 4A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। संसद के बारे में क्या संशोधन था? लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया, फिर 44वें संशोधन से निरस्त कर दिया गया था। 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटें फ्रीज कर दी गई थीं। तो इतना इसको ना भी याद करें तो इतना ध्यान रखें कि संसद में जो संसद बोल रहे हैं या विधानसभा, दोनों बोल रहे हैं, लोकसभा विधानसभा, इन दोनों के कार्यकाल और जो सीटें हैं उससे संबंधित संशोधन किए, कार्यकाल और सीटों से संबंधित संशोधन किए गए। संघवाद के ऊपर क्या संशोधन किया गया? केंद्र को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थितियों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को तैनात करने में सक्षम बनाया गया। तो संघवाद पर यह असर पड़ा कि राज्य पे कंट्रोल बढ़ाने का प्रयास किया गया। केंद्र को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थितियों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को तैनात करने में सक्षम बनाया गया। शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा, वनज तथा माप और न्याय का प्रशासन एससी एवं एससी को छोड़कर, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़कर सभी अदालतों के संविधान और संगठन संबंधी 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया। तो 5 विषय जो हैं वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में ला दिए गए। तो ये भी संघवाद पे असर था। पहला क्या क्या जो पहले राज्य सूची में थे समवर्ती सूची में आ गए? शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा, ये दोनों लोग मिलकर करेंगे। शिक्षा व्यवस्था दोनों मिलकर बढ़ाएंगे, वन दोनों मिलकर बढ़ाएंगे, जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा दोनों मिलकर करेंगे। वनज और माप, क्या लिखा, वनज माप संबंधी जो बातें हैं दोनों लोग करेंगे। न्याय का प्रशासन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़कर सभी अदालतों के संविधान और संगठन संबंधी ये किए गए काम। कार्यकारी में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा, ये बात लाया गया। न्यायिक शक्ति में संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक जांच से परे बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा और रिट क्षेत्राधिकार की शक्ति में कटौती की गई। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रावधान किया गया। आपातकालीन प्रावधान देखें। राष्ट्रपति को देश के एक हिस्से में आपातकाल घोषित करने के लिए अधिकृत किया गया। राष्ट्रपति शासन की अवधि को एकमुश्त 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। क्या? राष्ट्रपति को देश के एक हिस्से में आपातकाल घोषित करने के लिए अधिकृत किया गया। राष्ट्रपति शासन की अवधि को एकमुश्त 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सबसे विवादास्पद संशोधन बना हुआ है। यद्यपि 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कुछ प्रावधानों को पूर्ववत करने का प्रयास किया गया, लेकिन 42वें संशोधन ने भारतीय संविधान पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। तो मोटा मोटा जो कीवर्ड्स हम ध्यान रखें कि 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मूल संरचना को बदल दिया कई मामलों में। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। इसने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े। 3 नए निदेशक सिद्धांत जोड़े। समान न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, पर्यावरण, वन और वन्य जीवन की सुरक्षा, मौलिक कर्तव्य लाए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए उसमें। संसद में कार्यकाल और सीटों से संबंधित संशोधन किया गया। संघवाद में कुछ जो 5 विषय हैं वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। फिर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा, इस पे काम किया गया। और कोर्ट के जो न्यायिक जांच है उसको थोड़ा सा कमज़ोर बनाने का प्रयास किया गया। आपातकालीन प्रावधान में जो है केंद्र की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास हुआ, जैसे कि राष्ट्रपति शासन की अवधि को एकमुश्त 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये संशोधन कुछ हुए हैं। 44वें संशोधन से ढेर कुछ उसमें सुधार किया गया था। अब अगला प्रश्न, न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन कीजिए। मेंशन 3 डीमेरिट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। 125 वर्ड्स में लिखना इसका आंसर। न्यायिक सक्रियता के 3 दोष क्या हैं? पहली बात तो न्यायिक सक्रियता क्या होती है? जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी मामले में सक्रिय होकर के आगे आकर के स्वयं कई बार कार्यवाही करें, स्वयं केस को सुने, मतलब कोई PIL दायर नहीं किया गया मान लो, वो स्वयं संज्ञान लें, उसे कहते हैं न्यायिक सक्रियता। कि हमारी न्यायपालिका जो है वो काफ़ी एक्टिव है, उसे कहते हैं न्यायिक सक्रियता। शब्द से ही समझ में आ रहा है। अब पढ़ लें, 125 वर्ड में लिखना है, कोई बड़ी चैलेंज है नहीं, लेकिन इसमें बताना है कि 3 दोष क्या हैं। अब ऐसे ही सोचें अगर कि न्यायिक सक्रियता में 3 दोष बताने, हम क्या क्या बता सकते हैं। एक ये बता सकते हैं कि जो न्यायालय हैं, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, 3 संस्थाएं हैं। कई बार जो न्यायपालिका है वो विधायिका या कार्यपालिका के जो क्रियाकलाप हैं उसमें आकर हस्तक्षेप करें, खुद ही सक्रिय होकर के निर्णय देना शुरू कर दें, तो इससे शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत जो है जो किया गया है उसको कहीं ना कहीं कमजोरी मिलती है, शक्ति का केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। ऐसा हम दोष के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसको बचाव भी कर देंगे लास्ट में एक लाइन लिख करके कि हालांकि किसी विशेष मामले में जहाँ पे न्याय देने की सचमुच दरकार है वहाँ पे ऐसे न्यायिक सक्रियता जो है वो अपेक्षित भी है। लेकिन न्यायिक सक्रियता की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। विकेंद्रीकरण या जो शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसको कमजोरी होगी। तो पहला दोष ये हम कह सकते हैं। दूसरा दोष हम क्या देंगे, चलिए आगे हम देख ही लेते हैं। 3 दोष यहाँ दिया हुआ पॉइंट्स में। न्यायिक सक्रियता का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्यपालिका या कभी कभी विधायिका के क्षेत्र में दखल देने लगती है, जो न्यायिक समीक्षा, PIL तथा संविधान व्याख्या आदि के माध्यम से हो सकता है। भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति O चिन्नप्पा रेड्डी और DA देसाई ने रखे। तो मुख्य नाम इसमें हम PN भगवती का ध्यान रखें। इतने नाम कैसे याद रहेगा एग्जाम तक। एक PN भगवती नाम याद रखें, एक ये अय्यर, न्यायमूर्ति श्री अय्यर, ऐसे बोलते हैं। PN भगवती और अय्यर जी, इनका योगदान मुख्य रूप से। चिन्नप्पा रेड्डी भी हैं, DA देसाई भी हैं, सबका भी योगदान है, लेकिन नाम ध्यान रहे इसलिए अय्यर, PN भगवती 2 नाम याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या सीखे कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ है जिसमें न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्यपालिका या कभी कभी विधायिका के क्षेत्र में दखल देने लगती है, जो न्यायिक समीक्षा, PIL, संविधान व्याख्या आदि के माध्यम से हो सकती है।
ठीक है, इसके न्यू कृष्ण अय्यर, PN भगवती ने रखे। न्यायिक सक्रियता के निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है। न्यायिक सक्रियता के कारण संसद और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य सर्वोच्चता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। गोलकनाथवाद 1967, केशवानंद भारतीवाद 1973 न्यायपालिका और संसद के मध्य संप्रभुता के विवाद के उदाहरण हैं। तो पहला क्या दोष है कि संसद और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य सर्वोच्चता को लेकर विवाद। उदाहरण गोलकनाथवाद 1967, केशवानंद भारतीवाद 1973 आदि। संविधान में वर्णित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन करता है। उदाहरण 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन करता है, ये पॉइंट ध्यान रहे अच्छे से, कि संसद और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य सर्वोच्चता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। दूसरा, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन करता है। न्यायालयों के बार बार हस्तक्षेप से सरकारी संस्थानों की गुणवत्ता, अखंडता एवं दक्षता में लोगों का विश्वास कम हो सकता है। साथ ही यह सरकार के कामकाज को भी सीमित करता है। क्या बोला? न्यायालयों के बार बार हस्तक्षेप से सरकारी संस्थानों की गुणवत्ता, अखंडता, दक्षता में लोगों का विश्वास कम हो सकता है। साथ ही यह सरकार के कामकाज को भी सीमित कर सकता है। उपर्युक्त दोषों के होते हुए भी भारत में न्यायिक सक्रियता ने उपर्युक्त दोषों के होते हुए भी भारत में न्यायिक सक्रियता ने लोगों की न्याय तक पहुंच में वृद्धि की है। न्यायपालिका ने प्रगतिशील सामाजिक नीतियों तथा मानवाधिकारों के पक्ष में कार्य किया है, किंतु संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का पालन किया जाना आवश्यक है, जो सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में संतुलन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चलो अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राज्यपाल का क्षमादान अधिकार राष्ट्रपति के अधिकार से किस प्रकार भिन्न है? हाउ द पावर ऑफ गवर्नर टू पार्डन is different from the power of president under article 72 of the Indian Constitution। 125 वर्ष में लिखना है। देखिए, तो राष्ट्रपति का जो है, राष्ट्रपति मृत्युदंड के मामले में क्षमा दे सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं दे सकता। पहला अंतर ये हम बता लें। दूसरा, जो केंद्रीय कानून है उसके ऊपर राष्ट्रपति क्षमा दे सकता है और राज्य कानून के ऊपर राज्यपाल क्षमा दे सकता है। ये तो बड़ी बेसिक बात है। खैर, तीसरा हम कह लें कि सेना से संबंधित कोई मामला है तो उसमें क्षमा राष्ट्रपति दे सकता है, राज्यपाल नहीं दे सकता। ये 3 हम बता सकते हैं अंतर। शेष इसमें देखें अंतर जो बताया होगा 1 2 3 अंतर यहाँ भी बताया हुआ है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 72 में है और राज्यपाल वाला भी ध्यान रहे, उसमें कोट कर देंगे तो मजा आ जाएगा एग्जामिनर को। अनुच्छेद 161, क्योंकि 72 तो दिए हुआ है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति और 161 के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति के तहत राज्यपाल व राष्ट्रपति दोष सिद्ध कैदियों द्वारा प्रस्तुत दया याचिका पर क्षमादान का निर्णय ले सकते हैं, किंतु संविधान द्वारा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को प्रदान की गई क्षमादान की शक्तियां एक समान नहीं हैं। राष्ट्रपति केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, दंडादेश का निलंबन, परिहार, लघुकरण कर सकता है। मतलब क्षमा को पूरा माफ कर दिया तो वो तो हो गया क्षमा। विराम मतलब कि क्षमा को, जैसे मान लो कि मृत्युदंड होना है 15 तारीख को, तो उसको थोड़ा सा विराम कर दिया,
कि 20 तारीख को होगा या 2 महीने बाद होगा, ऐसे बढ़ा दिया, समय को बढ़ा दिया। फिर हम कह लें लघुकरण में हुआ क्या कि उसको कम कर देना। 10 साल की सजा है, 7 साल का कर दिया, 5 साल का कर दिया, लघुकरण कर दिया। तो ये चीज निलंबन माने खत्म कर दिए, है ना। फिर एक होता है कि दोष की जो प्रकृति है, मतलब दंड की प्रकृति, उसको चेंज कर दिया। मृत्यु दंड है तो आजीवन कारावास कर दिया, ऐसा। तो इस प्रकार से ये कर सकते हैं। राज्यपाल राज्य विधि के तहत, मतलब सब कुछ सेम सेम है, बस यहाँ राष्ट्रपति केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष से ठहराए गए फलाने फलाने, और राज्यपाल राज्य विधि के तहत, यानी राज्य के कानून के तहत किसी अपराध के लिए अगर कोई व्यक्ति दोषी ठहराया गया है तो उसके दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार, दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। अगला, मृत्यु दंड को क्षमा करने, कम करने, स्थगित या बदलने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। और राज्य विधि के तहत किसी के मृत्यु दंड को कम करने, स्थगित या बदलने की शक्ति प्राप्त, किंतु माफ करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इस लाइन पे गौर करना है कि राज्य विधि के तहत किसी के मृत्यु दंड को कम करने, स्थगित करने या बदलने की शक्ति प्राप्त है, किंतु माफ कर दिया एकदम से कि जाओ आजाद हो, ये शक्ति प्राप्त नहीं है। अगर कहीं कोई पूछे कि क्या राज्यपाल राज्य विधि के तहत मृत्यु दंड को कम कर सकता है, तो हाँ। स्थगित कर सकता है, हाँ। बदल सकता है, हाँ। माफ कर सकता है, नहीं। यहां से प्रीलिम्स में कभी बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के अंतर्गत मृत्यु दंड से संबंधित क्षमादान शक्ति के बारे में विचार करें। नंबर 1, राज्य विधि के तहत मृत्यु दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, यस। स्थगित कर सकता है, बदल सकता है, लेकिन माफ नहीं कर सकता। तो कम करना, स्थगित करना, बदलना, कम करना, स्थगित करना, बदलना, ये कर सकते हैं, माफ नहीं कर सकते। कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है राष्ट्रपति। राज्यपाल को कोर्ट मार्शल के तहत सजा पाए व्यक्ति की सजा माफ करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, एक तो केंद्रीय विधि वाला राष्ट्रपति करेगा, राज्य विधि के अंतर्गत राज्यपाल माफ करेगा। दूसरा है कि जो मृत्युदंड है उसकी माफ़ी दे सकता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है, किंतु माफ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यक्षेत्र संघ के कार्यक्षेत्र तक विस्तृत है, जबकि राज्यपाल राज्य विशेष से संबंधित रहता है, इसलिए राष्ट्रपति की शक्तियां राज्यपाल से अधिक व्यापक हैं। अगला प्रश्न 200 शब्दों में है, 12 अंकों में। प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अन्य संस्थाओं पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है बताइए। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जो है, मंत्रिपरिषद जो है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल के सिद्धांत पे मोटी मोटा काम करता है। ब्रिटेन में जैसी संसदीय व्यवस्था है वैसे भारत में है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री वो विधायिका से निकल कर आते हैं और उनको खूब शक्ति प्राप्त होती है। वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं और उनके पास में कई सारे जो है शक्तियाँ होती हैं जिसके तहत वे काम करते हैं। लेकिन कई बार प्रधानमंत्री को ऐसा कहा जाता है लक्ष्मीकांत की किताबों में कि वो जैसे एक तारा है जिसके चारों ओर ग्रह मंडरा रहे हैं, वो शक्तियों के केंद्र में रहता है, खूब पावरफुल इंसान होता है ना। वो कैबिनेट का नियंत्रक होता है, लोकसभा का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी भी विभाग, किसी भी मंत्रालय में दखल दे सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, आदि आदि। तो जो उनकी शक्तियाँ बढ़ रही हैं तो उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। आलोचना माने नेगेटिव नहीं बताना है,
4 पॉइंट नेगेटिव बता दें तो 2 पॉइंट पॉजिटिव भी बता दें, थोड़ा बैलेंस्ड वे में, कि भारत के संदर्भ में कितना प्रासंगिक है ये सब होना, और अन्य संस्थाओं पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है बताइए। क्रिटिकली एग्जामिन द इंक्रीजिंग पावर्स एंड रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, हाउ डज इट इम्पैक्ट अदर इंस्टीट्यूशंस। प्रधानमंत्री हमारी शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है। प्रधानमंत्री हमारी शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री हमारी शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो थोड़ा पहले कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दें अच्छे से, आराम से 20-30 शब्द उसमें खप जाएंगे, फिर मेन प्रश्न पे आएंगे। प्रधानमंत्री हमारी शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है, बातें अच्छी अच्छी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियां एवं भूमिका। निजी कार्यालय प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की शक्ति में वृद्धि। पीएमओ में सलाहकारों कर्मचारियों की एक टीम है जो सीधे पीएम के लिए काम करती है। पिछले कुछ समय में इस टीम के आकार और प्रभाव में वृद्धि हुई है। यह नीति निर्धारण एवं पीएम के कार्यक्रमों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की शक्ति में वृद्धि हो रही है, सलाहकार कर्मचारी खूब टीम बढ़ा रहे हैं, और टीम के आकार और प्रभाव में वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री के नीति निर्धारण और पीएम के कार्यक्रमों के प्रबंधन में इनकी भूमिका ज़्यादा रहती है। संरक्षण शक्तियों का विस्तार। पीएम की शक्तियों, वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, बर्खास्त इत्यादि में विस्तार हुआ है। सत्ता का केंद्रीकरण होना। पीएमओ द्वारा ज़्यादातर मंत्रालयों की शक्ति को अपने हाथ में लिया जाना। ज़्यादातर मंत्रालयों के कामकाज पीएमओ द्वारा किया जाना। उदाहरण G20 मीटिंग का प्रबंधन। अब पीएम की बढ़ती भूमिका एवं शक्तियों की आलोचना। 3 पॉइंट कितना अच्छा दिया, इसे एग्जाम में लिखेंगे फ्लो डायग्राम बना बना करके। सारे पर्सपेक्टिव कवर करने हैं शब्द सीमा के भीतर और समय सीमा के भीतर। उसके लिए सारे पक्षों कवर करने के लिए छोटे छोटे डायग्राम बना के फ्लो चार्ट बना करके हम दिखा सकते हैं। ये प्रभावी तरीका है कि पीएम की शक्ति की वृद्धि हो रही है, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या दिया है। सत्ता का एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होना, जिससे संसद, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल। ये भी बताना है कि अन्य संस्थाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सत्ता का एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होना, जिससे संसद, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल हुआ। पीएम की शक्ति बढ़ने से अन्य संस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ता है, उनकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। पीएम के पास ज़्यादा शक्ति से निर्णय गुणवत्ता प्रभावित होती है। निर्णय से पूर्व दूसरों से परामर्श विकल्पों पर विचार करने की संभावना नगण्य हो जाती है। अन्य संस्थाओं पर प्रभाव क्या पड़ रहे हैं? अन्य संस्थाओं में क्या? संसद के ऊपर प्रभाव, सिविल सेवा के ऊपर प्रभाव, न्यायपालिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़े, और मीडिया के ऊपर। तो न्यायपालिका, विधायिका, सिविल सेवा, मीडिया, इन सब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है प्रधानमंत्री की शक्ति बढ़ने से? संसद, सरकार के विधायी कार्यों पर पीएम के नियंत्रण ने संसद के लिए सरकार की जवाबदेही को कठिन बना दिया है। तो जवाबदेहिता में कमी आ रही है। फिर यहाँ पे हम ये भी कोट कर सकते हैं, भारत एक संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है,
जहाँ पर कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। सारी शक्ति प्रधानमंत्री में केंद्रित होगी तो बाकी मंत्री क्या करेंगे? बाकी मंत्री भी तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। अगर सिर्फ प्रधानमंत्री ही जवाबदेह और प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार होगा हर चीज़ के लिए, तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करेंगे? कितने जवाबदेह होंगे? जब सभी लोग जवाबदेह होंगे तो सभी लोग एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे, तो बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे से काम हो सकता है। तो ये संसद के ऊपर प्रभाव हम कह सकते हैं। सिविल सेवा, प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति नियंत्रण के कारण सिविल सेवा के लिए अपनी निष्पक्षता बनाए रखना कठिन है। न्यायपालिका, न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की शक्ति ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। मीडिया, पीएम के मीडिया के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण पक्षपात एवं सेंसरशिप के आरोप लगे हैं। निष्कर्षतः पीएम की बढ़ती शक्ति से संभावित लाभों एवं जोखिमों को सावधानीपूर्वक तौलने के साथ साथ प्रधानमंत्री को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने से रोकने हेतु पर्याप्त जांच, संतुलन एवं मीडिया भूमिका पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करता है? क्या इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां भी हैं? यदि हैं तो उनका समाधान कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसका हम अगर आंसर लिखना चाहें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले भारत एक संघीय राज्य है। संघीय राज्य क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन दे दिए। आराम से जो है 30 वर्ड उसमें निकल जाएगा कि संघीय संरचना क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, आदि आदि से 30-35 शब्द ये निकल गया। फिर बताना है कि भारत में जो संघीय ढांचा है, और इसमें क्या बताएंगे कि संघीय ढांचा उसे कहते हैं जहाँ पे केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है। सर्वोच्च मतलब न्यायालय के जो क्या कहते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी भूमिका अच्छी खासी होती है। संघीय न्यायालय के रूप में वो काम करता है, केंद्र राज्य के विवादों का समाधान करता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है और उसके संविधान का संरक्षक कोर्ट होता है। हाँ, शक्तियों का विभाजन होता है अच्छा खासा। और इस तरीके से हम कुछ बता दिए, 30-35 शब्द इसमें खप जाएगा। फिर संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करता है। और फिर हम पैराग्राफ चेंज करके या पॉइंट पॉइंट बुलेट पॉइंट में या फ्लो डायग्राम से बताएं कि संघीय ढांचा का विविध राज्यों पर प्रभाव। नंबर 1, अलग अलग राज्यों की जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक स्थितियां हैं वो अलग अलग हैं। उनकी आकांक्षाएं, उनके जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग हैं। इसलिए उनको उनके क्षेत्र के हिसाब से अलग से स्वायत्तता देना वो ज़रूरी है ताकि वो क्षेत्रीय संसाधन के आधार पे अपना विकास कर पाएँ। ये सब करके हम लगा सकते हैं, मान लो कि 70 शब्द यहाँ खपा दिए। फिर चुनौतियाँ क्या हैं? संघीय ढांचा में चुनौती क्या है कि बार बार केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होते हैं। राज्यपाल की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ने से विवाद होता है। 2 हो गया। फिर हम कह लें कि संघीय ढांचा में केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति का विभाजन होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं केंद्र के पास में शक्ति ज़्यादा है। आपातकाल या कुछ अन्य स्थितियों में केंद्र के पास में ज़्यादा प्रभावी शक्तियाँ आ जाती हैं, इससे विवाद खड़ा हो जाता है। ये सब चुनौती हैं। संघीय ढांचे की चुनौती ये भी भारत में कि कई बार जो है क्षेत्रीय आकांक्षाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्षेत्रवाद बढ़ जाता है, इससे अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, है ना, ये सब बढ़ते हैं। इससे हिंसा बढ़ती है, निवेश कम आता है, अर्थव्यवस्था ठप होती है। ये सब चुनौतियां हैं। 70 शब्द यहाँ खपा दिए या 50-50 शब्द यहाँ पे कर दिए। फिर समाधान बता दें 3-4 पॉइंट में करके, लास्ट में 2 लाइन का निष्कर्ष लिख दिए, खत्म। और 10 मिनट के अंदर में लिखना भी है। हाउ डज द फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया accommodates the diverse needs and aspirations of different states? Are there any challenges? If yes, then how are they addressed?
संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों जैसे केंद्र और प्रांतों के बीच विभाजित किया जाता है। संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों जैसे केंद्र और प्रांतों के बीच में विभाजित किया जाता है। डेफिनेशन बता रहा है। भारत एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें फेडरेशन एवं यूनियन दोनों के तत्व शामिल हैं। भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को निम्नलिखित रूप में समायोजित करता है। शक्तियों का विभाजन के द्वारा, नए राज्यों के निर्माण के द्वारा भाई, अंतर सरकारी निकाय बने हुए हैं, कुछ राज्यों हेतु तो विशेष प्रावधान भी हैं। चलो, शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान शक्तियों का स्पष्ट विभाजन केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच करता है। इसमें राज्यों को अपने मामलों को संचालित करने की स्वायत्तता होती है। नए राज्यों का निर्माण। क्षेत्रीय समूहों की मांगों को ध्यान में रखकर कई राज्यों का निर्माण किया गया है, जैसे 2014 में तेलंगाना, सन 2000 में झारखंड इत्यादि। अंतर सरकारी निकाय मतलब संघीय ढांचा कैसे राज्य की आकांक्षाएं पूरी कर रहा है, तो इस प्रकार से कि भैया शक्ति को विभाजन कर दिया, लो तुम्हारे राज्य का निर्माण ही कर दिए, लो जाओ मौज करो। अंतर सरकारी निकाय बना दिए। भारतीय संघीय ढांचा कई अंतर सरकारी निकायों की स्थापना करता है, जैसे उत्तर राज्यीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें, अंतर्राज्यीय परिषदें, ये सब चीज़ें। और जल विवाद समाधान के लिए ट्रिब्यूनल्स बना दिए। राज्यों हेतु विशेष प्रावधान। भारतीय संघीय ढांचे में राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु विशेष प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे अनुसूची 5-6 नागालैंड राज्य हेतु विशेष दर्जा, मतलब अनुच्छेद 371 के सारे जो बातें हैं। अनुच्छेद 371 में जैसे गुजरात महाराष्ट्र 371 ए में नागालैंड, बी में असम, सी में अपना आ जाए हैदराबाद, डी में हैदराबाद तेलंगाना का विश्वविद्यालय, ई में जो है मणिपुर, एफ में सिक्किम, जी में क्या है कुछ, एच में अरुणाचल प्रदेश है, आई में गोवा है, जे में कर्नाटक है। तो इन सभी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 371 में। अनुसूची 5 और 6 में कुछ जो है अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। संघीय ढांचा के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। वे क्या हैं चुनौतियां? संघीय ढांचा क्षेत्रीय संघर्ष और तनाव पैदा करता है। उदाहरण जल विवाद, सीमा विवाद। चुनौतियां कई निकायों का अप्रभावी कार्यकरण, राज्य सूची के मामलों में राज्यों की स्वायत्तता का अतिक्रमण, संघीय ढांचा नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करना कठिन बना सकता है। संघीय ढांचा नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करना कठिन बना सकता है क्योंकि राज्यों को राष्ट्रीय नीतियों को वीटो करने और संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है। ये चुनौती होती है। कई बार केंद्र के कानून जो हैं वो पश्चिम बंगाल या कुछ और राज्य का केरल हो गया, वो लागू नहीं करते हैं, तो इससे केंद्रीय कानूनों का प्रभावी निष्पादन नहीं हो पाना, ये भी चुनौती है। समाधान। सरकार द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग एवं समन्वय की सुविधा हेतु अंतर सरकारी निकायों की स्थापना करनी चाहिए। सरकार द्वारा स्पेशल विकास कार्यक्रम जो विशेष रूप से वंचित राज्यों की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। राज्यों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं संघवाद को महत्व प्रदान करना। भारत जैसे संघीय ढांचे वाले देश में संघवाद के स्तंभों, राज्यों की स्वायत्तता, केंद्रीकरण, क्षेत्रीकरण इत्यादि के बीच उचित संतुलन व अत्यधिक राजनीतिक केंद्रीकरण एवं अराजक राजनीतिक विकेंद्रीकरण से बचाव आवश्यक है। फिर से भाई,
भारत जैसे संघीय ढांचे वाले देश में संघवाद के स्तंभों के बीच उचित संतुलन व अत्यधिक राजनीतिक केंद्रीकरण एवं अराजक राजनीतिक विकेंद्रीकरण से बचाव आवश्यक है। संघवाद के स्तंभ जैसे कि राज्यों की स्वायत्तता, केंद्रीकरण, क्षेत्रीकरण, ये सब स्तंभ है, तो इसमें संतुलन रहे। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। नमस्कार, जय हिंद।